नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और की पॉइंट्स डिपेंड ऑन द लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। यानी कि इससे लास्ट टॉपिक के ऊपर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे काम आ सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल करके आता है, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स पे किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभा करके जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर कंटेन जीरो वेक्टर देन द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं, एक सेकंड के अंदर अंदर, एक मिनट के अंदर अंदर। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का हमारा केस क्या था, कि अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के लिए लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब कोई ना कोई एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि फील्ड की एक ऐसी क्वांटिटी बैठी होगी जो नॉट इक्वल टू जीरो होगी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जो नंबर्स यानी कि स्केलर आने वाले हैं फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा क्या आएंगे, जीरो। ये हमने पढ़ लिया था। अब ये कहता है कि द सेट ऑफ वेक्टर कंटेन जीरो वेक्टर। अगर सेट जीरो वेक्टर को कंटेन करता है तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि एक ना एक स्केलर क्वांटिटी बैठी होगी जो नॉन जीरो होगी। प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो सेट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज V1 V2, और करते 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 कहीं बीच में जीरो एग्जिस्ट करता है और ये Vn है। ठीक है, हमारा जो सेट है जिसपे हम काम कर रहे हैं वो ये है, और हमारे फील्ड का जो सेट है वो हमारा समथिंग A1 A2 करते करते AK और AN है। अब कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमें नहीं पता ना, रैंडम की बात कर रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन जब इनका बनेगा तो किस तरीके का बनेगा, A1 V1 के साथ अटैच होगा प्लस A2 V2 के साथ अटैच होगा। और देखो, हमें नहीं पता कौन सा स्केलर है, हम तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। A2 V2 और करते करते कोई भी AK, A5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, वो इस जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस करते 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 हमारे पास क्या आया, AN VN। ये लीनियर कॉम्बिनेशन को आप जैसे ही जीरो के इक्वल रखोगे। अब एक छोटी सी बात यहां पे सोचो, मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि ये जितने भी A1 से लेके AN जितने भी कोफिशिएंट्स या नंबर्स बैठे हैं, तो ये जितने भी A1 A2 ये सब अगर जीरो के इक्वल हैं, अगर ये सब जीरो के इक्वल हैं और AK जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, AK जीरो के इक्वल नहीं है, हम लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। मान लो कोई एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, बाकी सब जीरो है, फिर भी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो अब होने क्या वाला है, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, जीरो इंटू समथिंग सब कुछ जीरो बन जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, AK इंटू जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हैं और AK नॉट इक्वल टू जीरो है, हमें फर्क क्या पड़ रहा है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है या नहीं है। यहाँ पे कोई मर्जी क्वांटिटी आ जाए, लेकिन जो बाद में आंसर मेरे पास बनने वाला है वो बनेगा तो जीरो ही, यानी कि वो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो भी है, ये नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक एलिमेंट तो कोई ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए मेरा सेट ऑफ वेक्टर क्या बोला जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक भी जीरो वेक्टर अगर एंटर कर गया तो हम क्या बोलेंगे, वो सेट ऑफ वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि AK तो नॉन जीरो, उसकी वजह से हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एनी वैल्यू ऑफ AK, फॉर एनी वैल्यू ऑफ AK ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो करके चली जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां निकल करके आती है, इफ वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर देन द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। वो कहता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो हमेशा वो लीनियरली डिपेंडेंट बनाएंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है सारे जो AI हैं, सारे जो AI हैं उनमें से कम कोई एक AI यानी कि एक स्केलर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी फॉर देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। प्रूव करके दिखा देते हैं, इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, A अल्फा प्लस B बीटा
प्लस सी गामा चलता जा रहा है ना, जहां पे अल्फा और बीटा मेरे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं और ए कॉमा बी मेरे पास फील्ड के एलिमेंट हैं। तो दीज आर द स्केलर क्वांटिटी, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ये होगी। और अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रख देता हूं और मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि हमने बोला ए या तो जीरो के इक्वल नहीं होगा या बी जीरो के इक्वल नहीं होगा, कंफर्म है, या तो ए जीरो के इक्वल नहीं होगा या बी जीरो के इक्वल नहीं होगा। कब? जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। मान लो कि ए जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये जो ए अल्फा है वो माइनस ऑफ बी बीटा हो जाएगा। अब अगर ए क्वांटिटी खुद जीरो नहीं है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का बी बाई ए इंटू बीटा। इसका मतलब ये जो अल्फा पहला वेक्टर है ये कुछ मल्टीपल ऑफ एनी मल्टीपल, मान लेते हैं k1 कांस्टेंट है ना, ये एनी मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर दिस। तो यानी कि अगर a जीरो नहीं है, यानी कि अगर a जीरो नहीं है तो एक वेक्टर दूसरे का कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल हमने प्रूव कर दिया। लेकिन अगर b जीरो नहीं है, अगर b जीरो नहीं है तो इसका मतलब बीटा को हमने क्या प्रूव कर दिया? माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू अल्फा। बी तभी वहां मूव करेगा ना जब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो बीटा है भैया ये विद सम स्केलर मल्टीपल k2 अल्फा के इक्वल है। इसका मतलब अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं तो किसी ना किसी एक कांस्टेंट को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। अगर वो कोई नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है वो एक दूसरे के मल्टीपल है। तो ये हमने इधर प्रूव करके दिखा दिया। यहां हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे थे। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। यार ये पॉइंट या ये थ्योरम को तो ध्यान ना भी रखोगे तो भी चलेगा। ये कहता है कि अगर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सबसेट उठा लूं वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मान लेते हैं मेरे a1 से लेकर के a2 से लेकर के an तक सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट हैं और यहां हम नाम दे देते हैं v1 v2। ये सारे के सारे हमारे वेक्टर स्पेस, यानी कि ये हमारे वेक्टर्स के एलिमेंट हैं, ये हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं जो आपस में जा करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो कंप्लीट लीनियर कॉम्बिनेशन आपस में क्या बनेगा? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 और चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी कि an vn। तो ये तो जीरो के इक्वल है क्योंकि इसने बोला है कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहां से एक चीज निकल करके आ गई कि a1 भी भैया जीरो होगा, a2 भी जीरो होगा, है ना, a3 भी जीरो होगा, करते करते an भी जीरो होंगे। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट पहली बात एक बोलती थी कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इससे से कोई सबसेट उठा लूं, मैं इसमें से a1 v1 उठा लूं और a2 v2 उठा लूं, तो क्या वो आपस में जीरो नहीं होंगे? क्योंकि जीरो क्वांटिटी किसी मर्जी से वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए, जीरो प्लस जीरो हमेशा क्या बनेगा? जीरो। तो इसको लिखने में हम कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि जो मेरे पास r है ना, ये r छोटा है n से, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर मैं a1 v1 और a2 v2 इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, उसके कुछ एलिमेंट्स का ar इंटू वी आर, तो वो भी तो हमेशा क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि a1 से लेके a2 से लेके ar तक ये कौन है? a1 a2 a3 ये पूरा सेट कौन है? ar तक ये पूरा का पूरा सेट जो मेरा फील्ड था उसी का तो एक प्रॉपर सबसेट है। चाहे आप सबसेट भी लगा लो तो भी काम चल जाएगा इक्वलिटी पे, तब भी तो आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये कौन था? इसी का एक सबसेट था। प्रॉपर भी कह सकते हो, इम्प्रॉपर भी कह सकते हो। अगर इक्वल है तो वहां पे अपने को सबसेट वर्ड लिखना पड़ेगा, इसलिए इसने सबसेट लगाया हुआ है। प्रॉपर अगर वो लिख देता तो इक्वलिटी के केस में भी तो चीजें प्रूव हो रही है। अगर मैं सेम सेट को उठा लूं, सेम लीनियर कॉम्बिनेशन को उठा लूं, वापिस वही बनेगा, क्योंकि सेट खुद का भी तो सबसेट होता है। तो आई होप कि चीज क्लियर हो रही है आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट का यहां पे मतलब है ये कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, देखो
लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है सारे एलिमेंट जीरो हैं और एक अगर मेरे पास कोई भी नॉन जीरो है। मान लो मैंने बोला कि एक A1 A2 और चलते चलते AR तक एक सेट जा रहा है जो मेरे फील्ड के बारे में बात कर रहा है और इन्हीं के रिगार्डिंग V1 V2 VR तक बात कर रहा है, VR तक बात कर रहा है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये मिलके जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसको जीरो के इक्वल रखने के बाद उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोला जा रहा है। अगर उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोला जा रहा है तो इसमें से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी जाकर के तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट आपस में बोला जा रहा है। अगर उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोला जा रहा है, अब मैं इस सेट का यूज करके एक और सुपर सेट बना दूं, यानी कि A1 A2 AR करते 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 AN। अब इससे मेरा लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाऊं और उसको जीरो के इक्वल रख दूं, क्या वापस से वही एलिमेंट क्या इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा? अब वो इधर अगर नॉन जीरो था तो उधर भी कौन है? वो नॉन जीरो है। इसका मतलब उधर भी अगर नॉन जीरो है तो वो कौन हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। साफ सी बात नजर आ रही है, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन सेम पॉइंट घुमा करके दिया हुआ है इसने। क्या कहता है यहां पे? इफ द सबसेट, कोई भी सबसेट है ऑफ एनी वेक्टर स्पेस V ओवर F लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज अ जीरो वेक्टर। अगर इफ अ सबसेट ऑफ दिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर पूरे वेक्टर स्पेस का कोई भी एक सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नन ऑफ द वेक्टर इज जीरो। क्यों? पहली थ्योरम, नन ऑफ द वेक्टर इज जीरो। क्या बोला था इसने? अगर जीरो वेक्टर एंटर कर गया तो वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अगर जीरो वेक्टर एंटर कर गया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। वही तो इसने घुमा के लिख दिया कि अगर जीरो वेक्टर एंटर करता तो लीनियरली डिपेंडेंट होता। इसने क्या बोला है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बात तो वही आ गई। वो कहता है अगर इसके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नन ऑफ द वेक्टर इज जीरो, क्योंकि अगर S के अंदर जीरो वेक्टर एंटर कर गया, इस S के अंदर जीरो वेक्टर एंटर कर गया तो वो उसको क्या बना देगा? लीनियरली डिपेंडेंट बना देगा। क्या बना देगा? लीनियरली डिपेंडेंट बना देगा। अगर इसको लीनियरली डिपेंडेंट बना दिया तो कहानी ही खत्म होगी। क्या बोलता था ये? कि अगर ये सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब इसका कोई भी वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। इसी थ्योरम को घुमा फिरा के इसने यहां पे लिख दिया। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं समझ रहा हूं, इसलिए हर लेक्चर के अंदर मैं यही बोल रहा हूं आपको, कोई भी लेक्चर अगर आप कवर अप कर रहे हो थोड़ा सा उसको इमेजिनेशन करना है, थोड़ा सा थ्योरी को एक बार हो सकता है तो ठीक है, 2 बार 3 बार इन लेक्चर्स को देखना है। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, एज अ बिगिनर देख रहे हो, तो जल्दी से समझ नहीं आते हैं। तो मेरी बेस्ट सजेशन आपको यही है, कोई भी लेक्चर, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसी लेक्चर को कम से कम एक दो बार आपको और देखना है और 2 डायमेंशनली, 3 डायमेंशनली, 1 डायमेंशनली सोचना है कि एक्चुअली में वो क्या कह रहा है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, LI और LD को किस तरीके से ग्राफ पे लेकर के जा सकते हैं, वो हमने देखा था। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।